आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन। तो ये बताओ, मोशन के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? क्या होता है मोशन? बताओ मुझे। बताओ भाई, क्या होता है मोशन? देखो, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है ना, टाइम के साथ, तो हम उस बॉडी को बोलते हैं मोशन में, कि वो बॉडी मोशन में है। समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे अगर हम किसी बाइक वाले को देखते हैं और बाइक चल रही होती है, तो बाइक की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि बाइक किस चीज़ में है? मोशन में। जब हवा चलती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, तो हम उनको भी क्या बोल सकते हैं? वो मोशन में है। अरे ये बताओ मुझे, मोशन तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या होता है मोशन? अच्छा चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। एक ट्रेन है और ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना? एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है ट्रेन में। तो ये बताओ, ट्रेन चल रही है, तो ये बताओ कि ये पर्सन जो है ये मोशन में है या रेस्ट में है? मोशन में। मैंने इस पर्सन को देखा और मैं यहाँ बैठा हूँ ट्रेन में, ट्रेन चल रही है। अब बताओ, ये पर्सन मोशन में है या रेस्ट में? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और ये भी हमारे सामने यहीं बैठा है, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? ये तो यहीं बैठा है ना, तो ये रेस्ट में है। लेकिन मैं अगर इन्हीं दोनों लोगों को बाहर से देखता हूँ, है ना, ये मैं बाहर खड़ा हूँ और ट्रेन मेरे सामने से जा रही है। आप बताओ, ये दोनों लोग हमारे सामने कैसे हैं? मोशन में। देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी बता सकते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, जब हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम अगर इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको बोलते हैं जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है? देखो, जब हम ट्रेन के अंदर बैठे थे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? ट्रेन। और ट्रेन में जब हम इस व्यक्ति को देख रहे थे तो ये हमारे सामने बैठा हुआ था, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, तो इसको हमने रेस्ट में बोला। लेकिन जब हमने इन दोनों पर्सन्स को ट्रेन के बाहर से देखा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। इस कंडीशन में हमारे सामने पूरी ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में ये दोनों जो पर्सन बैठे हैं इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ, अगर अर्थ पर कोई भी दो लोग बैठे हुए हैं ना, किसी भी एक पर्सन की बात करते हैं हम, ये अर्थ पर बैठा हुआ है ना, ये एक पर्सन है, अर्थ पर बैठा हुआ है, और अभी यहाँ पे अर्थ से ही एक दूसरा पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? रेस्ट में, है ना? लेकिन अगर कोई पर्सन
इन दोनों पर्सन्स को मून से, ये तो है अर्थ और ये है मून, अगर मून से देख रहा है तो बताओ इस व्यक्ति के लिए ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? मोशन में। मोशन में क्यों होंगे? क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली क्या कर रही है? रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो अर्थ रिवॉल्यूशन और रोटेशन कर रही है तो उसके साथ साथ ये दोनों व्यक्ति भी कर रहे होंगे। इसीलिए जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे अर्थ था तब तो ये व्यक्ति रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मून पर लेके गए तो ये मोशन में हो गया। तो अगर मोशन की तुमसे सिंपल से डेफिनेशन पूछी जाए तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज ओवर टाइम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ तो हम उसको मोशन कहते हैं। जैसे मूविंग डस्ट और सेइंग लिप्स इंडिकेट एयर मूवमेंट। जो धूल उड़ती है और जो पेड़ों की पत्ती हिलती हैं वो हमें किसको दिखाती हैं? वो हमें दिखाती हैं एयर मूवमेंट को, मतलब एयर के मोशन को। अब देखो जो अर्थ का मोशन है उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो एक स्टेडी मोशन है एंड कंसिस्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि हम भी उसी पर रहते हैं, हमारा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ ही है, सही है। लेकिन जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये किसको दिखाते हैं? अर्थ के मोशन को दिखाते हैं। जो सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो पूरा सन ईस्ट से वेस्ट में जाता है, वो सन नहीं जाता, सन तो एक ही तरफ है। हमारी जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन को चेंज होती रहती है ना। ये देखो ये सन है इधर और ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। समझ में आया मोशन क्या होता है? ठीक है। अब देखो मोशन जो होता है ना वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव ये अभी समझ आया मैंने। रिलेटिव क्या होता है कि इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज होता है कि हम कहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर कोई भी रोड के साइड में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर बस को देखेगा मूव होते हुए, तो while passengers see trees moving backwards and fellow passengers at rest। देखो अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो बस में बैठे हुए जितने भी हमको, जो उसमें और लोग बैठे हुए हैं बस में, वो तो सारे कैसे नजर आएंगे हमको? रेस्ट में, क्योंकि हम भी बस में ही बैठे हुए हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है? बस। लेकिन हम जैसे ही बस से बाहर देखेंगे तो बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अगर बस आगे की तरफ चल रही है तो हमें पेड़ मोशन में नजर आएंगे। तो यहाँ पे क्या चीज यूज होती है? यहाँ पे यूज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम कहाँ से देख रहे हैं। समझ में आया? ठीक। अब देखो मोशन के टाइप्स होते हैं। मोशन के टाइप्स, पहला टाइप होता है टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला टाइप जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या जिसको हम बोलते हैं मोशन इन 1D। 1D का मतलब वन डायमेंशन। देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो या तो फॉरवर्ड जा रहा है या तो वो फॉरवर्ड जा रहा है या ओनली बैकवर्ड जा रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? देखो दूसरे मोशन की अगर बात करें हम तो दूसरे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन, या फिर इसको दूसरा नाम हम बोल देते हैं मोशन इन 2D। मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर अच्छा पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल बताओ मुझे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्या हो जाएगा?
अगर कोई भी कार मूविंग ऑन स्ट्रेट हाईवे, अगर कोई भी एक कार स्ट्रेट हाईवे पर मूव कर रही है तब, है ना, क्योंकि रोड पे अगर मूव करेगी तो वो लेफ्ट राइट भी जा सकती है स्ट्रेट लाइन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं एन आंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट थ्रेड अगर कोई भी एक आंट है ना, चींटी, और वो एक स्ट्रेट थ्रेड पर, धागे पर मूव कर रही है, तो हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि धागा हमने सीधा कर रखा है तो वो केवल उस धागे पर आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है। समझ में आया? मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, या इसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अरे इतना समझ में आया? अब देखो बात करते हैं मोशन इन प्लेन की। तो प्लेन में क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन में मोशन करने लगे, मोशन इन 2D। वन डायमेंशन का मतलब एक सिंगल डायरेक्शन, या तो आगे जाओ या पीछे जाओ। टू डायमेंशन का मतलब देखो, अगर हम प्लेन की बात करें तो उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या तो केवल सिंगल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हो या सिंगल वाई एक्सिस पर मूव कर रहा हो, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उस मोशन को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर मूव कर सकता हो, तो उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर सकता हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब आगे पीछे लेफ्ट और राइट, इस तरह से कोई भी मोशन अगर कर सकता हो तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मूविंग ऑफ एन आंट ऑन ग्राउंड। अगर कोई भी चींटी ग्राउंड पर मूव करती है तो ग्राउंड पर मूव करने के लिए वो स्ट्रेट भी जा सकती है, सीधी सीधी भी जा सकती है, लेफ्ट भी ले सकती है, राइट भी ले सकती है। समझ में आया? मोशन इन 2D। अब देखो एक लास्ट इसका टाइप, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। मोशन इन 3D, थ्री डायमेंशन मोशन। देखो एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस मतलब तीनों डायमेंशन पर मूव कर सकता हो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन डायमेंशन होती हैं, तीनों डायमेंशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता हो तो उसको बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। जैसे वो स्ट्रेट भी जा सकता हो, लेफ्ट राइट भी जा सकता हो, और ऊपर नीचे अप एंड डाउन भी जा सकता हो। सही है? तो अगर हम बात करें मोशन ऑफ बटरफ्लाई, लिख दो चलो, है ना। जो बटरफ्लाई का मोशन होता है, तितली, देखो स्ट्रेट भी जा सकती है, स्ट्रेट जा रही है तो वन डायमेंशनल मोशन है, जिसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेफ्ट राइट जा सकती है वो तितली, तो मोशन इन प्लेन हो जाएगा, और वो ऊपर नीचे उड़ भी सकती है, तो मोशन इन 3D हो जाएगा। तो समझ में आया? तीनों प्रकार के मोशन समझ में आए कि तीनों मोशन कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन प्लेन, और मोशन इन 3D, थ्री डायमेंशनल मोशन। चलो, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन करने पर वो क्या कवर करता है? डिस्टेंस। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम अब, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, जरा मुझे बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस? हाँ, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तुम अपने कैमरा ऑफ क्यों करे रहते हो? कैमरा ऑन करके हमेशा क्लास लिया करो, सभी कैमरा ऑन करें अपना।
कैमरा ऑन करके क्लास, और ऑन हमेशा रखा रहने दिया करो इसको। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे क्लास खुली छोड़ देते हैं और वो इधर उधर लग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। चलो, अच्छा डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं? अगर हम बात करें यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, है ना? ये ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मीटर। और हम किस किस में मेजर कर सकते हैं अलग अलग? किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना? सेंटीमीटर में भी, फुट में भी, है ना? बहुत सारी और अलग यूनिट्स हैं, लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करी जाए तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डिस्टेंस की? मीटर। ठीक है, चलो। अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसी का एक दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, तो हम बोल देते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी भी अगर यूनिट की बात करी जाए, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? इसकी भी मीटर हो जाएगी, ऐसा यूनिट जो है ना? और अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो इसको भी डिस्टेंस की तरह हम अदर यूनिट्स जैसे किलोमीटर हुआ, सेंटीमीटर, फुट, इन सब चीज़ों में हम नाप सकते हैं। तो ये तो एक इनकी डेफिनेशन हो गई डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, है ना? अभी आगे हम इनको पढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैं इनमें अंतर बताऊं, है ना, तो देखो इस पिक्चर को देखो, ये एक साइकिल चला रहा है और ये साइकिल चलाता हुआ यहाँ पहुंच गया, है ना? और जो इसने पाथ फॉलो करा साइकिल चलाते हुए, वो ये वाला पाथ फॉलो करा, पहले इधर से गया ये इधर, और ये वाला पाथ फॉलो करा, और यहाँ आके वो रुक गया। तो जहां से ये चलना शुरू करा इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, है ना, या इनिशियल पोजीशन। और जहां ये आकर रुक गया इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। तो अगर बात करें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है वो सारा का सारा रास्ता, उस सारे रास्ते की लंबाई जो हमने कवर करी है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते की जो लंबाई थी जो इसने कवर करी है, वो रास्ते की लंबाई ऐसा सपोज कर लेते हैं, इसमें अगर कुछ हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, मान लो ये 85 किलोमीटर है ना, 85 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गई? जितनी लेंथ इसने कवर करी, वो जो टोटल लेंथ है वो तो हो जाएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? देखो जहां से इसने चलना शुरू करा वहां से, और जहां पे ये रुक गया वहां तक एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, है ना? और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जो भी उस लाइन की लेंथ होगी वही क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। और मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट आई ये आई 10 किलोमीटर। तो यहां से मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं कि देखो जो डिस्टेंस होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो डिस्टेंस सबसे पहली बात निगेटिव नहीं हो सकती, कांट बी निगेटिव। समझ में आया? मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करा और ए से चलते चलते वो इस रास्ते को फॉलो करा उसने, और वो पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो क्या कभी भी इसको तुम निगेटिव में मेजर कर सकते हो? नहीं। अब वो पॉइंट बी से चला और बी से चलने के बाद वो पॉइंट ए पर आ गया, पहले वो इस तरह से पॉइंट बी पर गया, पॉइंट ए से, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ गया।
तो यहाँ पे मान लो जो डिस्टेंस हुई, हमने लेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करी इसने, वो डिस्टेंस कवर करी लेट अस सपोज 25 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और कैन बी निगेटिव, और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो इसको हम देखेंगे कैसे जीरो हो सकता है और कैसे निगेटिव हो सकता है। अगर इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम डायरेक्शन का यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम डायरेक्शन का यूज नहीं करते। तो देखो अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो किसी भी एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, अगर किसी भी एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव साइन से दिखाया है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मान लो पहले वो इस डायरेक्शन में गया इधर, तो उसको हमने पॉजिटिव से लिख दिया, लेकिन अगर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसको हमने निगेटिव से लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। तो जरा हमने ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो ए से बी तक की एक स्ट्रेट लाइन मिला दो, ए से बी तक, तो ये आएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, है ना, ए से बी तक। जब वो ए से बी तक गया है तो मान लो ये जो लेंथ है ये 10 किलोमीटर है, तो ए से बी तक जाने के लिए हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो उसे हमने पॉजिटिव 10 किलोमीटर लिख दिया। लेकिन ये बी से ए पॉइंट पर भी आया है, तो जब ये बी से ए पॉइंट पर आया है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो बी से ए तक आने में 10 किलोमीटर। अब क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई नहीं, पहले ए से बी गया था तो डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी, अब जैसे ये बी से ए की तरफ आया तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो हमें ये 10 किलोमीटर माइनस में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो देखो पहले तो गया वो प्लस के 10 किलोमीटर और बाद में गया वो माइनस के 10 किलोमीटर, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। समझ में आया? तो यहां से एक बात ये ध्यान रखोगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसने ए पॉइंट से चलना शुरू करा और वो पूरा मोशन करके बी पॉइंट तक पहुंचा, बी से वापस ए पर आ गया, मतलब जहां उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट बन गया। समझ में आया? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक साथ हो जाएं तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 0। ये बात समझ में आई? अब देखो निगेटिव वाला केस समझाता हूं मैं तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हो सकता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट था, उसने ए से चलना शुरू करा, है ना, ये पॉइंट है ए, ए से चलना शुरू करा और वो ए से चलने के बाद वो एक पॉइंट बी पर पहुंच गया, है ना, ये पॉइंट बी है, बी पर पहुंच गया जिसकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक, अब वो वापिस बी से, पॉइंट बी से उसने मोशन करा और पॉइंट बी से चला वो अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉइंट बी से फिर वो पहुंच गया पॉइंट सी पर, ये यहां पर पॉइंट सी, इसको सही से बना देता हूं मैं, ये चलो ये रहा पॉइंट सी, है ना, और ये जो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस है वो मान लो 15 किलोमीटर है। पहले डायरेक्शन देखो, जब ए से बी गया तो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन का एरो लगा देते हैं, इधर साइड डायरेक्शन थी, और जब वो बी से सी गया तो डायरेक्शन का एरो इधर साइड हो गया। अच्छा डायरेक्शन चेंज है, तो अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरे को निगेटिव लिखना होगा। मान लो जब वो ए से बी गया
तो उस डायरेक्शन को लिखा हमने पॉजिटिव 10 किलोमीटर। अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो हमें साइन भी अपोजिट लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में होता है ये, ध्यान रखना। तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, -15 किलोमीटर। इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पहले ए से बी गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा, प्लस का 10 किलोमीटर। फिर बी से सी आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा उसने, -15 किलोमीटर। तो ओवरऑल +10 में से -15 जाएंगे तो माइनस का 5 किलोमीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें डिस्टेंस की, तो जरा डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी। देखो डिस्टेंस में कभी भी हम साइन नहीं लगाते, निगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लगाते, उसमें केवल टोटल लेंथ को कैलकुलेट करा जाता है। तो पहले वो ए से बी गया है तो कितनी लेंथ कवर करी है उसने, 10 किलोमीटर। और फिर वो बी से सी गया है तो कितनी लेंथ कवर करी, 15। इसमें साइन हम नहीं लगाएंगे निगेटिव के, सही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर ना। ये समझ में आया, यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो अब मैं तुम्हें दो छोटी छोटी डेफिनेशन बताता हूँ। क्वांटिटीज पढ़ी है तुमने, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction is called scalar quantities। देखो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे अगर बात करें हम, अच्छा पहले मुझे बताओ मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड पता है आपको क्या होता है मैग्नीट्यूड, इसमें एक टर्म आई है मैग्नीट्यूड। अरे डायरेक्शन तो एक अलग टर्म है, डायरेक्शन तो यहाँ अलग लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड बताओ क्या होता है। देखो जो भी किसी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैंने ये लिखा यहाँ पर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिखा, यहाँ पे ये जो 10 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इस 10 को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोमीटर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी यूनिट, कि किस चीज में मीजर करा है। हमने किलोमीटर में मीजर करा है तो यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर। मीटर में मीजर करते हैं तो यूनिट हो जाती मीटर। लेकिन इनके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। समझ में आया। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज, अगर एग्जाम्पल लिखे हम, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, है ना। तो इनको मीजर करते हुए हम क्या डायरेक्शन का यूज करते हैं, नहीं करते। तो इसलिए ये क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज। अरे समझ में आया। चलो अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज की।
वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? देखो, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? उन क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। अब जरा मुझे इसके एग्जाम्पल बताओ, जरा वेक्टर क्वांटिटी कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो वेक्टर क्वांटिटी हो। जैसे हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स, देखो जब तुम किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हो, है ना, तो या कहीं भी अगर तुमने डोर देखी हो, दरवाजा लगा हुआ देखा हो, तो उस पर लिखा होता है पुश, या एक तरफ लिखा होता है पुल। ऐसा लिखा हुआ देखा है, पुश और पुल, किसी भी डोर पर। हाँ, तो देखो, हाँ मॉल वगैरह में होता है। तो देखो, वो जो पुश और पुल लिखा हुआ होता है, वो हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि हमें जो फोर्स लगाना है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, वो हमें यही तो बताता है। हम जब दरवाजे को खोलते हैं तो फोर्स लगा के खोलते हैं, और वहां पे ये जो वर्ड लिखे होते हैं पुश और पुल, वो हमें क्या बताते हैं कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। अगर पुश करना है तो अंदर की तरफ को उसको धकेलना है, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। पुल करना है तो बाहर की तरफ को खींचना है। समझ में आया? तो इसीलिए फोर्स में क्या होता है? फोर्स में मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो अभी जब हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे थे इधर, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन का यूज किया था। देखो, जब ए से बी जा रहा था तो हमने प्लस का साइन लगाया, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई बी से सी की तरफ, तो हमने माइनस का साइन लगाया। तो इसमें भी हमने डायरेक्शन का यूज करा। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे हम फोर्स को लिखेंगे, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? फोर्स को अगर लिखना होगा, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया? 10 क्या हो गया उसमें? 10 तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन क्या हो गया? उसकी यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हो गया, हमें एक डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी। हमने बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये जो वेस्ट लिखा है, ये क्या हो गई हमारे पास? डायरेक्शन। तो देखो, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। देखो, यूनिट तो सभी में होती है ना, यूनिट तो सभी में होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। ये दोनों क्वांटिटीज समझ में आई तुम्हें? तो अब मुझे जरा, इससे पहले जब मैंने डिस्टेंस बताया था, तो क्या डिस्टेंस को बता सकते हो ये कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस वेक्टर या स्केलर? क्या डिस्टेंस को मीजर करते हुए हमने डायरेक्शन का यूज किया? नहीं किया। कहीं भी जाए बस हमें तो टोटल लेंथ से मतलब है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को मीजर करने के लिए हमने डायरेक्शन का यूज किया था। जैसी डायरेक्शन अपोजिट हुई हमने साइन भी बदल दिए थे। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं? ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को?
अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन करके दिखाना है ना। मैं 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखो सुन लोगे इस क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ इसको सुनना। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, चलो लिख ही देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? बताओ। इसका आंसर बताओ मुझे। चलो, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। बताओ। देखो, एक ऑब्जेक्ट ने मूव करा, तो ये बताओ, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है। अब हो सकता है तो हमें एक एग्जांपल देके बताना भी है कब हो सकता है। तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करे और वो मूव करके उसी पॉइंट पर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अरे समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। आया समझ में आंसर इसका? चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसको करना है तुम्हें, मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लो और ये सॉल्व करना है। ए फार्मर मूव्स along the boundary of a square field offside 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer? ये चलो इतना ही छोड़ो, यहाँ तक लिखो। What will the magnitude of displacement of the farmer after 40 seconds? ये बताओ। And distance also। इसको बताओ जरा।
देखो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्रीज कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है ना। क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे कितना होगा। और डिस्प्लेसमेंट, सभी का आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फार्मर अपने स्क्वायर फील्ड के चारों ओर, जिसकी साइड्स दी हुई हैं, जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड है 10 मीटर, और ये एक चक्कर पूरा कर लेता है 40 सेकंड में। तो मान लो अगर कोई फार्मर पॉइंट ए से चलना शुरू करता है तो ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी जाएगा और डी से ए जाएगा, है ना। और यहाँ वापस ए पर आने पर क्या हो जाएगा, उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस कंडीशन में। देखो वो ए से चलना स्टार्ट हुआ, उसका जो इनिशियल पॉइंट था ए था, और पूरा एक राउंड लगा करके ए पर ही आ गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। ये बात तो समझ में आई। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो पहले ए से बी जाएगा तो कितना चलेगा, 10। बी से सी जाएगा तो 10 चलेगा, फिर सी से डी जाएगा तब भी 10 चलेगा, और डी से ए आएगा तो 10 चलेगा। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगी उसकी टोटल, 40 मीटर। यहां तक समझ में आया। एक और करो। देखो एक सर्किल है जिसकी हमको रेडियस गिवन है ना। इस सर्किल की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर रेडियस है, और कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। उसका जो मोशन है इस तरह का मोशन है, इसकी बाउंड्रीज के अलोंग गया है, वो सर्किल की बाउंड्रीज के अलोंग। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसको करके बताओ जरा। हाँ देखो, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी इसमें, तो डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे इसकी। देखो क्योंकि ये सर्किल की बाउंड्री के अलोंग गया है, और ये देख रहे हो तो ये एक सेमी सर्किल है, ऊपर जो इसने डिस्टेंस मूव करी है वो एक सेमी सर्किल पर मूव करी है ना। ए से बी तक जाने में ये सेमी सर्किल पर मूव हुआ है, ठीक है। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो पेरीमीटर हो जाएगा। वो पेरीमीटर का भी कितना, हाफ पेरीमीटर बोल दो या सरकमफ्रेंस बोल दो। ये समझ में आया। और सरकमफ्रेंस कितना होता है किसी भी सर्किल का, 2 पाई आर। 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू हम इसमें क्वेश्चन में दे देता हूं मैं। पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7। तो 22/7, रेडियस दे रखी है ऑलरेडी 7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 22 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट लो और फाइनल पॉइंट लो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, बस इसकी लेंथ को काउंट कर लो। देखो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो लेंथ आएगी ये डायामीटर ही तो आएगी सर्किल का। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्किल। तो डायामीटर कितना होता है, 2r। तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। तुम में से किसी ने 7 बताया था ना, 14 बताया था।
चलो ठीक है। तो ये समझ में आया। आज के जो क्लास में हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है कि एक तो मोशन क्या होता है, बताओ मुझे मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। हाँ, अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल डेफिनेशन में हम लिखेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सैड टू बी इन मोशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। सही है। मेनली हम मोशन में किसकी बात करते हैं, पोजीशन की। पोजीशन चेंज होनी चाहिए किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम जिस भी पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। चलो, हमने फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। कितने टाइप्स होते हैं मोशन के, तीन टाइप्स मेनली हम पढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन, और तीसरा टाइप होता है मोशन इन 3D, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, जैसे किसी भी चींटी का एक स्ट्रेट सीधे धागे पर चलना। मोशन इन प्लेन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन में मोशन कर सकता हो, राइट लेफ्ट और आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं क्या, मोशन इन प्लेन। जरा मुझे बताओ, जो हम मोशन करते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं, अच्छा 3 डायमेंशनल। अगर हम चल रहे हैं तो 3 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या काउंट होता है, देखो अगर हम आगे पीछे जा सकते हो, हम लेफ्ट राइट भी जा सकते हो, हम अप एंड डाउन भी जा सकते हो। तो क्या जब हम चलते हैं तो क्या ऊपर नीचे भी जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, हम तो बस आगे पीछे और लेफ्ट राइट जा सकते हैं, तो हम 2 डायमेंशनल मोशन करते हैं। सही है। अच्छा, एरोप्लेन का मोशन बताओ, एरोप्लेन का मोशन कौन सा मोशन है, एरोप्लेन। अरे देखो, सिंपल सा बता देता हूँ, जो भी चीज उड़ सकती हैं, जो भी चीज फ्लाई कर सकती हैं, वो 3 डायमेंशन मोशन होता है उनका। एरोप्लेन उड़ सकता है मतलब ऊपर नीचे जा सकता है, वो आगे पीछे भी जा सकता है, और वो लेफ्ट राइट भी हो सकता है, तो उसका मोशन 3 डायमेंशनल मोशन है नहीं। अच्छा, हम काइट उड़ाते हैं ना, पतंग, पतंग का मोशन बताओ, 3 डायमेंशनल मोशन। साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने का मोशन बताओ, क्या साइकिल को लेफ्ट राइट नहीं लेके जा सकते तुम, अरे साइकिल को हम स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, तो कितने डायमेंशन में चला सकते हैं हम, 2 डायमेंशन में चला सकते हैं, तो वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आया। और अगर तुमसे मोशन पूछा जाए, फुटबॉल, फुटबॉल का मोशन बताओ। 3 डायमेंशनल मोशन होता है फुटबॉल का, जब कोई भी प्लेयर उसमें किक मारता है तो वो फ्लाई करती है, उड़ती है नहीं फुटबॉल, और अगर वो फ्लाई कर सकती है तो उसका मोशन 3 डायमेंशनल मोशन होगा। अच्छा, क्रिकेट बॉल का मोशन भी कैसा होगा, क्रिकेट बॉल का मोशन बताओ कैसा होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। चलो, मोशन क्लियर है, तीनों टाइप के मोशन। उससे बाद में पढ़ा हमने डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या होता है,
किस कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल लेंथ को कवर करता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो उसके द्वारा जो टोटल लेंथ कवर होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। अब डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? हाँ, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, जो भी फाइनल और इनिशियल पोजीशन में शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो एक बात यहां से ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस, चलो ऊपर लिख देता हूं, यहाँ दिखेगा नहीं पूरा। जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। समझ में आया? इस पॉइंट को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक मोशन कर रहा है केवल स्ट्रेट लाइन में, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समझ में आया कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। बाकी जो हम कल की क्लास में करेंगे वो एक तो पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, चलो ये टॉपिक रह गया, इसको बताओ। जो हमारा ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर कौन सा मीटर होता है? देखो, जो बाइक में या कार में जो ये वाला मीटर लगा होता है ना, जो हमारी स्पीड को भी बताता है, लेकिन ये तो जो ऊपर वाला मीटर देख रहे हो जिसमें ये स्पीड लिखी हुई है, इसको तो बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसको हम स्पीडोमीटर बोलेंगे। ये वाला तो है स्पीडोमीटर ऊपर वाला, लेकिन ये छोटा नीचे जो लिखा हुआ है जिसमें ये लेंथ लिखी हुई है 091308, इसको बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या दिखाता है हमको, ओडोमीटर दिखाता है कि हमारे व्हीकल ने टोटल कितनी डिस्टेंस अब तक चल ली है। तो ओडोमीटर किसको कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस को। समझ में आया? और जो हम गूगल मैप पे देखते हैं, तो गूगल मैप पे जो हमें दिखाता है वो डिस्टेंस दिखाता है या डिस्प्लेसमेंट दिखाता है? अरे डिस्टेंस। देखो, अगर हमें किसी एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ जाना होगा तो वो हमें रास्ता दिखाएगा नहीं। देखो, ऐसे जाना है, फिर ऐसे टर्न लेना है, फिर इधर टर्न लेना है, फिर इधर टर्न लेना है और यहाँ पहुंच जाओगे। अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाता तो वो ऐसे सीधी सीधी लाइन नहीं दिखा देता कि ऐसे सीधे सीधे चले जाओ किसी के भी घर के ऊपर से, चाहे रास्ता हो या ना हो। तो वो हमको क्या दिखाता है, मैप हमको दिखाता है डिस्टेंस। सही है। अरे अब क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। कल हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और 1 से 2 दिन में ये चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे।